नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे जो फर्दर क्वेश्चन है हमारे। तो साइंस एग्जाम्पलर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 12th क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आता है, यानी कि बहुत छोटा आंसर हमें देना है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों को बचाना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, नेचुरल ये जो जंगल है एक नेचर का ही हमें हमें एक तरह का वरदान है। तो अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस किस चीज़ में, नेचर के अंदर, और या फिर हम ऐसा कहें कि अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए अपने इकोसिस्टम को, नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, गर्मी सर्दी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, सीजनली जो है ये चीज़ें होती हैं वो फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, जो मिट्टी जो है पेड़ की जड़ें उसको बांधे रखती हैं, उसका इरोजन नहीं होने देती, तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं इसके। तो इसलिए हर चीज़ का बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा ले लेते हैं, मेंशन एनी वन एक्शन दैट यू हैव अंडरटेकन टू कंजर्व ट्री। तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं ट्रीज़ को बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ के अंदर, हम पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर जगह आपने देखा होगा। तो पेपर का जो यूज़ हम करते तो हैं, लेकिन अगर हम उसको रिसाइकलिंग के लिए डालें, यानी कि उसको रिसाइकिल करने के लिए उसको इकट्ठा कर लें, यानी कि उस तरह का जो कबाड़ है उसके अंदर मत डालें, जो वेस्ट है उसके अंदर मत डालें कि जहाँ से वो रिसाइकिल ना हो पाए। इसी तरह से जो आपकी ओल्ड बुक्स होती हैं, पुरानी बुक्स होती हैं, उनको आप डोनेट कर दें ओल्ड बुक्स को, तो वो रिसाइकिल होंगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो जंगल कटाई के हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उसके लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर आप उसको बचाना चाहते हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, और हमें करेक्ट भी करना है फॉल्स स्टेटमेंट को। तो चलिए, यहाँ पर पहला हमें दिया गया है, देयर कैन बी ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो ये कहता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ये हमने पढ़ा था कि बायो जो स्फीयर है काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंदर हो सकती है। सेकंड, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फाउना। तो ये कहता है कि पर्टिकुलर एरिया का जो कलेक्टिव जो प्लांट्स हैं उनको हम फाउना कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। ये अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, उनको हम फाउना नहीं फ्लोरा बोलते हैं। तो फाउना जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स की कलेक्टिविटी के लिए अगर हम उसको फाउना बोलते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ों की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फ्लोरा, क्योंकि फ्लोरा प्लांट्स के लिए है और फाउना जो है एनिमल्स के लिए है। तो ये इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट ले लेते हैं, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमने बात की थी कि अगर पेड़ होंगे तो तभी तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोइल की बढ़ेगी, लेकिन ये कहता है कि डिफोरेस्टेशन से ये इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पेड़ ही जो है जो लैंड को एक तरह से इकट्ठा करके रखते हैं, उसका इरोजन नहीं होने देते, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, बीसन इज़ एन एंडेमिक फाउना ऑफ स्फीयर रिजर्व। तो क्या ये एंडेमिक स्पीसीज़ है, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि ये एंडेमिक स्पीसीज़ है, तो इसलिए हमने इसको ट्रू लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट ले लेते हैं, कैन ए फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या जो फॉरेस्ट है वो दोबारा से, जो जैसे मान लीजिए काट लिया उसको, पेड़ों को आपने कटाई कर दी, तो नेचुरली क्या वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से वहाँ पर पेड़ या पौधे उगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम कहें उग आते हैं वो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, तो आप कहेंगे कि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है।
ये जब आप वहाँ पर कटाई करते हैं तो वहाँ पर लंबे समय तक जो है उनको छोड़ना पड़ता है, तभी वहाँ पर वो दोबारा से रिफॉरेस्टेशन होने लगता है, तो तभी रीजनरेट होने लगते हैं वो। नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। फर्स्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है, या जो रिजर्व फॉरेस्ट है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन सा है। तो ये चीज़। चलिए शॉर्ट आंसर्स की बात कर लेते हैं। वाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है क्यों ज़रूरी है? अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। ये वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिनको लोगों से प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे वहाँ प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वहाँ पर ना हो। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर जैसे जो लोग जाते हैं हंटिंग करने के लिए, या फिर वहाँ पर जो वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर बैन होती हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते, प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि ट्री कट करने के लिए नहीं जा सकते, वहाँ हंटिंग करने के लिए नहीं जा सकते, किसी चीज़ को परेशान नहीं कर सकते, ना पेड़ों को, ना पौधों को, ना जानवरों को। तो इस तरह से आर एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स इन ग्रेटर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। यानी कि जो एंडेमिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा खतरे में क्यों हैं कि वो लुप्त होने की कगार पर हैं। इनका कारण है लिमिटेड जो इनका एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया कह लीजिए। अब देखिए इनके पास बहुत ही लिमिटेड एरिया होता है, ये बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे तो इनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता जहाँ पर ये रहें, खाएं, पिएं और आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए लिमिटेड एरिया होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजर की कगार पर हैं। हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल्स इम्पोर्टेंट इन एन इकोसिस्टम। क्या छोटे छोटे एनिमल भी इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, छोटे से छोटा एनिमल भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो फूड चेन के अंदर आते हैं, वो एक फूड वेब को बनाते हैं, पूरे एक इकोसिस्टम को बनाते हैं, वो पार्ट हैं एक पूरे सिस्टम का। तो इसलिए स्मॉल से स्मॉल एलिमेंट जो है, जो एनिमल जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए न्यू स्पीसीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए फॉरेस्ट। यानी कि एक न्यू स्पीसीज कोई भी ले ली फॉरेस्ट के अंदर, हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ दैट एरिया। क्या वो अफेक्ट करेगी जो वहाँ पर पहले से ही स्पीसीज हैं उस एरिया के अंदर, या फिर कैसे करेगी? अब देखिए कोई भी नई चीज़ है, कोई भी एक एरिया है, आप चाहे कोई भी एरिया लगा लीजिए, अगर वहाँ पर न्यू स्पीसीज़ को डालते हैं, कोई भी न्यू जो स्पीसीज़ है वो नई तरह की स्पीसीज़ आपने डाल दी, तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से हर चीज़ के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वहाँ पर ये उसको अफेक्ट करेगी। तो एग्जिस्टेंस जो है लोकल जो वहाँ पर स्पीसीज़ हैं उनके साथ ये कंपटीशन करेगी और वहाँ पर इस तरह से उसको अफेक्ट करेगी। तो सिंपल सी ये बात आ जाती है, खाने के लिए कह लीजिए, हर चीज़ के लिए ये कंपटीशन करेगी। डज सोयल इरोजन अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सोयल? हाउ। क्या जो सोयल इरोजन है, सोयल इरोजन क्या होता है, पानी मिट्टी की ऊपर वाली परत को बहा कर ले जाए, तो फर्टिलिटी को वो अफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। अब देखिए सोयल की जो ऊपर वाली परत है, मान लीजिए इस तरह से परत है, ये ऊपर वाली परत है, अगर जो है इसका इरोजन हो जाए, पानी इसको बहा कर ले जाए, तो इससे क्या होगा, जो इसकी उपजाऊ परत है वो ख़त्म हो जाएगी, ये ऊपर वाली उपजाऊ परत होती है, तो इसीलिए इसकी फर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। ये हमने समझा कि जो सोयल इरोजन है टॉप लेयर को जो है बहा कर ले जाता है, जिससे कि नीचे की जो लेयर है वो हार्ड रॉकी होती है, उसके अंदर इतनी उपजाऊ क्षमता नहीं होती, रॉकी टाइप होती है, तो इसलिए ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है, लेस फर्टाइल होती है जो ये रॉकी लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर जो है बहुत फर्टाइल होती है, तो इस तरह से इफेक्ट करेगी। व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो एक तरह से जो हिमालय पीक्स के ऊपर पाई जाती है, जो हिमालय पीक्स होते हैं, हिमालयाज पीक्स, तो एक तो वहाँ पर ऐसा कह लीजिए पाई जाती हैं, और दूसरा जो लोअर वेस्टर्न घाट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसलिए ये यूनिक फीचर है जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है हमारे पास, तो ये इसका यूनिक फीचर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, मेंशन द एम ऑफ फॉरेस्ट
कंजर्वेशन, यानी कि अगर हम एम बताएं, फॉरेस्ट को बचाने का एम बताएं, तो वो क्यों है, क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो जो नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। नेचुरल इकोसिस्टम बना रहने का मतलब है कि जो बेसिक नीड है पीपल की, वो जो है बनी रहेगी। जैसे वर्षा होना, उपजाऊ क्षमता रहना, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाए रखना, या फिर जो लोग रहते हैं नियर जो फॉरेस्ट रहते हैं, नियर फॉरेस्ट रहते हैं, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ से मिलती रहती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एम है फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट का, कि सब की इच्छाएं जो बेसिक नीड हैं, जो लोग आसपास रह रहे हैं उनकी भी पूरी हो, और जो नेचुरल सिस्टम है वो भी बना रहे। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी हमारे पास होती है कि हमारे पास काफ़ी तरह के, हमें पता है, ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती के ऊपर। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अर्थ के ऊपर इस तरह की वैरायटी है, तो जो बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो लाखों करोड़ों तरह के हैं, तो उनका आपस में रिलेशनशिप्स, यानी कि जितने भी हमारे पास, मान लीजिए कितने भी हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे एनिमल्स हो गए या छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, उनका एक तो इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशन कह लीजिए। इंटर रिलेशन मतलब एक का दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, खाने के लिए, रहने के लिए। दूसरा, जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाना उनका, एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि जो आसपास का वातावरण है, वातावरण को शुद्ध रखना, या जो जैसे कोई चीज़ की, जो कोई एनिमल आपने देखा होगा उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका आहिस्ता आहिस्ता से कंजप्शन करते हैं जो इकोसिस्टम के अंदर छोटे छोटे कीट होते हैं। तो हर चीज़ जो है नेचुरली मेंटेन्ड है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी यही कह सकते हैं कि एक रिलेशन है, एक दूसरे के ऊपर उनका डिपेंड रहना, और वातावरण के ऊपर जो है उनके वातावरण के साथ रिलेशनशिप, ये पूरा एक बायोडाइवर्सिटी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इज डिफोरेस्टेशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? क्या अगर पेड़ों की कटाई होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी? तो नेचुरली है, होगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अगर पेड़ों को आप काटते रहेंगे, CO2 जो है इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी इसकी मात्रा। ये हीट जो है ट्रैप करती है। अब CO2 जो सन से आती हैं रेज, उसको हीट को ट्रैप करेगी, धरती गर्म होगी, और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो बर्फ़ है, बड़े बड़े जो आइसलैंड है वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। बहुत सारे जो कारण है इसके कारण हो जाएंगे अगर डिफोरेस्टेशन की हम बात करें, पेड़ों की कटाई जारी रहती है तो। हाउ डज डिफोरेस्टेशन लीड टू फ्रिक्वेंट फ्लड एंड ड्रोट? अब ये कहता है कि फ्लड और ड्रोट क्यों आएगा, यानी कि सूखा क्यों पड़ेगा और बाढ़ क्यों आएगी पेड़ों की कटाई से। अब देखिए, फ्लड तो इसलिए आएगा, जैसे हमने बात की, ग्लोबल वार्मिंग होगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जो इस तरह से सागर हैं वो उफान पर आएंगे, बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। अब ड्रोट, सूखा क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमने बात की कि पानी आता है, बाढ़ आती है, तो ये टॉप लेयर को ख़राब करती है लैंड की। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि लैंड की टॉप लेयर को ये ख़राब करती है, फर्टिलिटी को खो देगी, फर्टिलिटी खो देगी लैंड, तो वहाँ पर फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सिंपल बात है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, पानी को वो सोख नहीं पाती। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं पेड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, वाई शुड वी सेव पेपर? पेपर को क्यों सेव करना चाहिए? तो ये भी हमारा डिफोरेस्टेशन से ही रिलेटेड है कि अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पेपर बनाने में जो वाटर कंज्यूम हो रहा है, जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। तो इस तरह से हम डिफोरेस्टेशन को होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमने लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।